महंगा स्कूल, महंगी सड़कें, चमचमाती हवेलियां, चमचमाती गाड़ी, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छी जगह घूमना, अपना शान और शौकत से जीना और वहां से फिर व्हाट्सएप पर मैसेज भेजना, मुसलमानों से देश को बचाओ वरना यह देश हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा। और जिस टीवी चैनल को आप देखते हैं उस पर आपके बच्चों की खबर है क्या? हमारे आपके बच्चों के लिए शिक्षा बर्बाद, इसको DU JU जामिया में सेल्फ फाइनेंस कोर्स आ रहा, जो 10 साल 15 साल पहले स्कूल डिग्री कॉलेज की फीस 2000 रुपया 4000 रुपया थी, आज 2 लाख रुपया हो रही। गरीब का बच्चा पढ़ाई करेगा क्या? लेकिन गरीब का बच्चा शिक्षा नहीं पाए, विदेशी लोगों के लिए शिक्षा का दरवाजा खोल रहे हो और गरीब का बच्चा जिंदा रहे इसलिए 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हो कि जिंदा रहो, हमको वोट देते रहो। जब हम दंगा कराने के लिए आवाज दें, व्हाट्सएप पर मैसेज दें, तो अपने इलाके में दंगा करने के लिए तलवार लेकर के दौड़ो, कलम लेके क्यों नहीं दौड़ो? मेरे बच्चों के हाथ में मैं कलम देखना चाहता हूं, मेरे बच्चों के हाथ में मैं किताब देखना चाहता हूं। महंगा स्कूल, महंगी सड़कें, चमचमाती हवेलियां, चमचमाती गाड़ी, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छी जगह घूमना, अपना शान और शौकत से जीना और वहां से फिर व्हाट्सएप पर मैसेज भेजना, मुसलमानों से देश को बचाओ वरना यह देश हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा। कौन है रे भाई ये करने वाला? ये भूखा आदमी। एक जगह पोस्टमार्टम के समय एक डॉक्टर ने एक बात कही कि ये आदमी मरता हुआ राम का नाम लिया, दूसरा आदमी खुदा का नाम लिया और तीसरे आदमी के मुंह से मरते समय आवाज निकली रोटी। पहले दोनों आदमी का पेट भरा हुआ था और तीसरा भूखा था जिसे मरने के वक्त भी रोटी की याद आ रही थी। हमारे यहाँ हिंदी में लिखा है कि भूखे भजन न होई गोपाला और ले लो अपना कंठी माला। तुम हमें पाखंड सिखा रहे? अगर पेट में भूख है तो क्या भगवान की याद आएगी, खुदा की याद आएगी? वो रोटी देने नहीं आते, वो सलीका देने आते कि इंसान बनो रे भाई। कोई पैगंबर मोहम्मद साहब रहा होगा या कोई गौतम बुद्ध रहा होगा, कोई भी रहा होगा, जिस भी धर्म को मानते हो उसने इंसान बनने का नसीहत दी होगी, पैगाम दिया होगा। और आज आप हमारे लोगों को इंसान से दुश्मन बनाया जा रहा है। बताइए दिल्ली की राजनीति ये कर रही है और जिस टीवी चैनल को आप देखते हैं उस पर आपके बच्चों की खबर है क्या? कितनी बार दिल्ली के चैनल पर चंद्रपुर के इलाके की कोई पीड़ा और दर्द सुनाई देता है? विदर्भ के इलाकों के किसानों पर कोई शो होता है क्या? वो सब मुर्गा लड़ाते हैं। अब क्या होता है कि मुर्गा लड़ाना, पहले के जमाने में राजा के पास कोई काम नहीं होता था तो राजा मुर्गा लड़ाता था और बैठ के देखता था, इस मुर्गे पर गोली लगाओ, ये मुर्गा इस जाति का, ये मुर्गा इस जाति का। अच्छा ये मराठा आंदोलन कर रहा है, इस ये कह रहा है कि हमको भी आरक्षण चाहिए, इसको भी लड़ाओ, OBC को लड़ाओ, मत लेने देना इसको। फिर ये कहेगा इसी में से लेंगे, दोनों लड़ गए कि नहीं लड़ गए? और तीसरा बैठ करके तमाशा देख रहा है, लड़ो मराठों, लड़ो OBCओ, लड़ो। और महाराष्ट्र की कुर्सी पर बैठेगा कौन? जो दोनों को लड़वा रहा है। इसलिए हम असली दुश्मन, असली गुनहगार कौन है? जो लड़वा रहा है या जो लड़ रहा है? मैं आपसे जानना चाहूं, लड़वाने वाले का तो काम है लड़वाएगा, क्योंकि अगर आप आपस में नहीं लड़ोगे तो उससे सवाल पूछोगे कि तुम पिछले चुनाव में कहे थे 2 करोड़ रोजगार हर साल दोगे, बताओ कहां दिया? मेरे अकाउंट का 15 लाख क्यों नहीं आया? मेरा चंद्रपुर स्मार्ट सिटी कब बनेगा? मेरा राजौरा स्मार्ट गांव कब बनेगा? चंद्रपुर से दिल्ली की बुलेट ट्रेन कब चलेगी? हमारे लोगों के अच्छे दिन कब आएंगे? किसानों की आय 2022 में दुगुना करनी थी, 2024 आ गया, क्यों नहीं किया? बताओ, तुमने एक भी वादा पूरा नहीं किया। और तुमने कहा था भ्रष्टाचार रोकेंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर तुमने देश का चंदा लूट लिया और जिसका चंदा लूटा उसको धंधा दिया।
और जिसने धंधा करने पे चंदा नहीं दिया उसके घर ईडी सीबीआई भेज दी। बताओ ये क्या किया तुमने? क्योंकि जब आप आपस में नहीं लड़ोगे तो उससे सवाल पूछोगे और सवाल का जवाब उसके पास है नहीं, तो फिर वो कह देगा आदिवासियों, धनगर को भी अब आदिवासी में शामिल किया जाएगा। तो आदिवासी अपना सारा काम छोड़ के क्या करेगा? हमारे आरक्षण में किसी और को शामिल मत करो, हम 50,000 का जुलूस निकालेंगे। दूसरा समाज फिर परसों जुलूस निकालेगा, हमको आदिवासी बनाओ। कौन गलत है कौन सही बताओ? मराठा कह रहा है हम भी ओबीसी हैं, तो ओबीसी कह रहा है कि अलग से मांग लो, क्योंकि इस देश में अलग से ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दे दिया गरीबी के नाम पर। हमें तो वैसे ही 52% आबादी ओबीसी के, 52 में 27% हमको मिला, लागू कहीं हुआ नहीं, ऊपर से और भीड़ तुम बढ़ा रहे हो। तुम अगर ताकतवर हो तो अपना 5% 10% अलग से मांग लो, या मंडल कमीशन ने कहा था 52% आबादी को 52% आरक्षण मिलना चाहिए, आरक्षण 27 से बढ़ा के 52% कर दो, तब जिसको शामिल करना होगा कर लेना, हम इसके लिए समर्थन में तैयार बैठे। ये बात कौन करेगा? जो समझदार होगा, जागरूक होगा, पढ़ा लिखा होगा। तो पढ़ा लिखा जब होगा उसको क्या करो? उसको झूठे मुकदमे में फंसा दो, उसको आपस में लड़ा दो, और अगर न माने तो उसकी पार्टी तोड़ दो। पार्टी तोड़ने वाला उदाहरण महाराष्ट्र से ज्यादा बेहतर कौन समझ सकता है? देश के प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में आके भाषण दे रहे थे। इस देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कौन? अगर हमारी सरकार आई तो हम इनको जेल में भेजेंगे और ये जेल में जाएंगे, चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग। 24 घंटा बीता नहीं और उसी भ्रष्टाचारी को उसकी पार्टी तोड़वाकर अपनी पार्टी का समर्थन दिलवाकर डिप्टी सीएम बना दिया और उसके बाद भाषण देके चला गया। फकीर आदमी था ना, झोला लेके विदेश घूमने चला गया। और आप और हम तो मूर्ख बन गए। भाई तुम कल जिसको कहते भ्रष्टाचारी, कौन सी वॉशिंग मशीन थी जिसमें तुमने डाला और महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बना दिया? कौन सी ये भ्रष्टाचार की मशीन है? तुम्हारा तो कुत्ता टॉमी और हमारा कुत्ता कुत्ता, ये कहां से होता है रे भाई? अभी जा करके पार्टी तोड़ करके उनकी सरकार चला रहे हो। ये पैसा कहां से आया? इलेक्टोरल बॉन्ड से आया। जानते हैं ना इलेक्टोरल बॉन्ड? चंदा दो, धंधा लो। धंधा चलाना है, चंदा दो, वरना ईडी सीबीआई भेज दे। गरीब आदमी को पता ही नहीं देश में हो क्या रहा है। जाओ गोंड पिपरी में जाकर, राजौरा में जाकर, ये चाहे नीतीश जी हो चाहे भूषण जी हो, ये लोग गांव गांव घूमते होंगे। मैं जानता हूं, किसी से पूछ लीजिए, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर देश लूटा जा रहा है, उसको कहेगा ये क्या होता है? बोलेगा ना, क्योंकि उसके यहाँ तो बुनियादी चीज ही नहीं मिली। उसके यहाँ शिक्षा नहीं, अखबार आता नहीं, रास्ता चलने को नहीं, पेट भरने को अनाज पर्याप्त नहीं, और उसके पास बुनियादी समस्या। उसके घर में कोई बहन बेटी को छेड़ दे तो उसकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं। उसका कोई पैसा लूट ले, बैंक लूट के भाग जाए, उसका कोई FIR दर्ज करने वाला नहीं। पुलिस उसकी सुनती है जब ताकतवर है। तो गरीब आदमी को पता कहां देश लूट रहा है? तो बताओ पढ़े लिखे लोगों, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं देश को बचाना? जो जानता है, जो समझता है, वही ना देश को बचाएगा। इसलिए जब हम 14 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे, प्रोफेसर रहे और यही बात लोगों को समझाते रहे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया, इंसान को इंसान के बराबर बनाया, संविधान ने सबको हक दिया, सबको बराबर का नागरिक बनाया, सबको वोट देने का अधिकार दिया। वोट से कोई सरकार बनाता है और वोट अगर बदल दो तो सरकार गिर जाती है। उस संविधान ने जब सबको बराबर बनाया तो उसी बात में जो वोट लेकर नेता बना, उसी का एक आदमी बोला अब की बार 400 पार, क्योंकि भारत का संविधान बदलना है। बताओ हमारी और आपकी जिम्मेदारी क्या थी? जिस संविधान का हमने फायदा लिया उस संविधान को बचाना हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं? इसलिए मैं इस कार्यक्रम का जब विषय लिखा जा रहा था तब भी हमने कहा कि इस कार्यक्रम का विषय भारत का संविधान रखिए, क्योंकि जब हमें एक पर्चा मिला, हमारे बहुत वरिष्ठ साथी हैं कैलाश बांबोटकर जी आज मिले और उन्होंने कहा कि अपनी जेब का पैसा खर्च करके ये पर्चा ऐसा बनवा कर गांव गांव में हम प्रचार करते हैं। बांबोटकर जी ने कहा
कि ये गांव में पढ़ना जरूरी है, संविधान नहीं था तो क्या अधिकार नहीं मिला था, और मनुस्मृति लागू थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ दिन पहले सब कहा कि हम मनुस्मृति पढ़ाएंगे, जिसमें इंसान को इंसान के बराबर नहीं समझा गया। अरे मैं कहता हूं देश भर में पढ़ाना है तो तुम पढ़ाओ मनुस्मृति, लेकिन अगर हिम्मत है तो उस मनुस्मृति वाले किताब के बच्चों को भी भारत का संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर का एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और महात्मा फूले का गुलामगिरी भी उन्हीं बच्चों को पढ़ाओ। उन बच्चों को तय करने दो कि गोबर खाना है कि हलवा खाना है। तुम गोबर के सामने रख दो, तुम हलवा के सामने रख दो, हम तुमको गोबर रखने के लिए मना नहीं कर रहे। अरे गाय का बछड़ा भी गोबर नहीं खाता है रे भाई, वो चारा खाता है। वो हमारे यहां सब कह रहे हैं गोबर खाओ, ताकि बुद्धि में गोबर भर जाए, अपना पराया न पहचान पाओ। समुद्र में इतना पानी है, पी सकते हैं क्या? नदी में इतना पानी है, डायरेक्ट पी पाएंगे क्या? पसीना इतना बहता है, गिलास में रख के पी सकते हैं क्या? अरे पीने का पानी शुद्ध होता है, जबकि सब पानी है, लेकिन पानी और पानी में अंतर होता है। इंसान वही जिंदा है जो इस अंतर को पहचान पाता है कि कौन सा पानी पीने लायक है और कौन सा पानी नहीं पीने लायक है। लेकिन उस समाज का कुछ नहीं हो सकता जिसके नजर का पानी सूख जाए और वो अपना और पराया न पहचान पाए। ये मैं आपसे कहने आया, इसलिए बहुत लंबा चौड़ा भाषण देने की जरूरत नहीं है। इस तरह के लोग आपके गांव में, आपके इलाके में जिंदा हैं। ये महात्मा फूले की धरती है महाराष्ट्र, ज्ञानदेव नामदेव तुकाराम की धरती है महाराष्ट्र, जिन्होंने इंसान को इंसान के बराबर बनाया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जमीन है महाराष्ट्र, और छत्रपति शाहू जी और शिवाजी की जमीन है महाराष्ट्र। इसलिए जब मैं महाराष्ट्र आता हूं तो प्रबोधन देना कम, प्रबोधन लेकर के लौटता हूं कि उत्तर भारत में जिसे गोबर पट्टी बनाया जा रहा है, उसमें वे फूले, शाहू और अंबेडकर के विचार पहुंचे, ताकि इंसान को इंसान के बराबर बनाने की हमारी लड़ाई हम जीत सकें और देश चले तो बाबा साहब के संविधान से चले। इसलिए हम तो आपसे निवेदन करने आए कि अगर भूषण जी ने ये कार्यक्रम रख लिया कि प्रबोधन हो, तो प्रबोधन यही खत्म ना हो जाए। इस बात को यहां से गांव गांव पहुंचाना हमारी जरूरत है। अभी जितना पूरा इलाका है, यहां फूले, शाहू, अम्बेडकर के विचार को भी ले चलना है। लेकिन याद रखना, अगर न्यूनतम सहमति बनाएंगे, एक बात और सोचिए, जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हैं सबसे तेज, वो आज किसका साथ दे रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? इशारे में बोलूं, ज्यादा बोलने की जरूरत तो नहीं। हला की लड़ाई में दो बिल्लियां आपस में लड़ रही थी। गोलपीपरी में भी यही कहानी सुनाया। एक बंदर आया, बंदर ने कहा बिल्लियों में लड़ो, हम आए हैं चीफ जस्टिस, न्याय करेंगे। तराजू लेकर एक तरफ रोटी रखा, दूसरी तरफ रखा, जिधर रोटी ज्यादा तो इधर से तोड़कर खा लिया तो इधर ज्यादा हो, इधर से तोड़कर खाया तो इधर ज्यादा हो, इधर से तोड़ के खाया इधर ज्यादा हो। और खाते खाते जब दोनों तरफ की रोटी खत्म हो गई, तराजू एकदम बराबर हो गई, तो बंदर ने कहा लो बिल्लियों, देखो हमने कितना बढ़िया जस्टिस किया है, देखो कितना न्याय है, जितनी भूखी तुम हो उतनी भूखी ये भी है। और दोनों बिल्लियां खुश होकर के कहीं वाह क्या न्याय हुआ है हमारे साथ। उनको पता ही नहीं कि उनके हिस्से की रोटी बंदर खा के चला गया। हमारे आपस की लड़ाई में कोई तीसरा रोटी खा रहा है। मैं फिर से निवेदन करूंगा, 10 में 5 बातें, 6 बातें झगड़े की हो, कुछ दिन के लिए भूल जाएगी। न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एकता बनाना होगा। न्यूनतम सहमति, समझ रहे ना, मिनिमम अलायंस, मैक्सिमम अलायंस की जरूरत नहीं। और हाँ, बड़े दुश्मन को पहले निपटाया जाता है। ये मैं इशारे में कह रहा हूं। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी ये बात बोलने की कि संविधान बदलना है। कोई हुई हो तो बता दो। कोशिश की पहले भी, बिना घोषणा के बदलने की कोशिश की, इमरजेंसी लागू हुई, जनता सड़क पर उतर गई,
सरकार को बदल दिया, उनको चुनाव हरा दिया। आज इमरजेंसी से ज्यादा बुरा हाल है कि नहीं? कुछ कर पा रहे हैं क्या? करना चाहते थे गोविंद पलसारे, गोली मार दी। करना चाहते थे नरेंद्र दाभोलकर, गोली मार दी। करना चाहते थे कलबुर्गी, मार दिया जान से। और लिखता था एक लेख गौरी लंकेश, जान ले ली उनकी। आज भी कोई उमर खालिद, जेएनयू का रिसर्च स्कॉलर, 5 साल से जेल में बंद है। आज भी कोई प्रोफेसर हैनी बाबू 4 साल हो गया जेल में बंद है। आज भी कोई पत्रकार जेल में बंद है। आज कोई बोल दे, शाम तक ईडी सीबीआई का छापा न पड़ जाए तो कह देना। कोई अगर सरकार के खिलाफ वोट डाल दे तो उसकी पार्टी तोड़ ली जाएगी, क्योंकि कोरोना में नोटबंदी से जितना पैसा लिया गया था वो विधायक और सांसद खरीदने में और अपनी पार्टी को ऑफिस बनवाने में खर्च किया गया है। जिस जिले में देखना हो कि पिछले 10 साल में एक पार्टी ने विकास क्या किया है, उस पार्टी का कार्यालय देखिएगा और अपने जिले का सरकारी स्कूल और अस्पताल देखिएगा। सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल बर्बाद हो गया और जिसको आपने वोट दिया उसका 5 स्टार कार्यालय पार्टी का बन गया। पैसा कहां से आया था? नोटबंदी का पैसा था, इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा था, आपके चंदे का पैसा था, आपके किसानों की लूट का पैसा था। पेट्रोल 100 रुपया किया गया तो उसका मुनाफा था, डीजल 100 रुपया किया गया तो उसका मुनाफा था, एलपीजी सिलेंडर 1000 रुपया किया गया तो उसका मुनाफा था। तो कुछ मुनाफा अपने दोस्तों को दिया गया और कुछ मुनाफे से घर पूरे जिले में, पूरे भारत में अपनी पार्टी की ऑफिस खोल ली गई। और जब जो पैसा बचा उससे सांसद खरीदा जाता है, विधायक खरीदा जाता है। हमारे आपके बच्चों के लिए शिक्षा बर्बाद। इसको डीयू, जेएनयू, जामिया में सेल्फ फाइनेंस कोर्स आ रहा, जो 10 साल 15 साल पहले स्कूल डिग्री कॉलेज की फीस 2000 रुपया 4000 रुपया थी, आज 2 लाख रुपया हो रही। गरीब का बच्चा पढ़ाई करेगा क्या? लेकिन गरीब का बच्चा शिक्षा नहीं पाए, विदेशी लोगों के लिए शिक्षा का दरवाजा खोल रहे हो और गरीब का बच्चा जिंदा रहे इसलिए 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हो कि जिंदा रहो, हमको वोट देते रहो। जब हम दंगा कराने के लिए आवाज दें, व्हाट्सएप पर मैसेज दें, तो अपने इलाके में दंगा करने के लिए तलवार लेकर के दौड़ो, कलम लेके क्यों नहीं दौड़ो? मेरे बच्चों के हाथ में मैं कलम देखना चाहता हूं, मेरे बच्चों के हाथ में मैं किताब देखना चाहता हूं।